बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वैसे पिछले इलेक्शन कैंपेन में मैं आपके पास आया था और गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का खुद दौरा किया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का हर तहसील में खुद पहुंचा हूं। आप समझे कि जो पिछला इलेक्शन कैंपेन है, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जगह जगह गया, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान का मैंने देखा है। जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने तहसीलों में मैं खुद पहुंचा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो भी सियासी जमातें पाकिस्तान के हैं, वो तमाम उनके दौरे मिला दे, फिर भी जितना हम खुद आपके पास आए हैं उतना कोई और ये नहीं कह सकता। और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है, और इंशाअल्लाह ताला ये साथ रहेगा। दिल कर भी रहा था कि इस इलेक्शन में भी मैं उसी अंदाज में कैंपेन चला दूं। ख्वाहिश तो ये था कि जैसे पिछले इलेक्शन में मैं मतलब पैदल चल के आया था, वैसे मैं इस दफा पैदल चल के दौरा करता। ख्वाहिश जरूर था, मगर हालात कुछ और थे। पिछले इलेक्शन में तो खुशी का माहौल था। इस इलेक्शन में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक किस्म का शोक का भी माहौल है। तो ख्वाहिश यही था कि मैं बल्तिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में, गिलगित की तरफ भी हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे चलूं, मगर मैं इस इंतज़ार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने मतलब बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था। जिस अंदाज से, जिस बेदर्दी से उन्होंने पूरा आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया रमजान के महीने में,
उनके बच्चे, उनके नवासी साथ थी। तो इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। इंतजार में था, और आज भी हम दुआ गो है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है, ये कामयाब हो। हम दुआ गो इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही है, जो इस जंग में जो शहादतें हुए, और ये कहानी ईरान तक महदूद नहीं है, जिस बेदर्दी से फिलिस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, और जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो, और बहुत जरूरी है कि ये अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। मगर साथ साथ पूरी दुनिया के नौजवानों ये बोझ उठा रहे हैं। एक तो जो इसका मुआशी इम्पैक्ट है, आप सब वो मुआशी इम्पैक्ट भी उठा रहे हो। इस जंग के नतीजे में जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल है, वो आप सब जानते हो। तो सबसे पहले हम दुआ गो है कि ये अमन की कोशिश कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है, इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगे और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासत है, वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं। हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए, तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है
कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है। तरक्की वो है जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को मालिक बनाया, मिलों का मालिक बनाया। इसी तरीके से कौमें तरक्की करती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो मशहूर थी बीबी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। सदर जरदारी जब पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो रोटी, कपड़ा और मकान को जिस अंदाज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अमली तौर पे मुल्क भर में उस पॉलिसी को, उस नारा को, उस मंशूर पे अमल दरामद की, वो एक मिसाल है। एक ऐसा मिसाल है कि जब मैं इस मुल्क का तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा था तो मैं दुनिया में जाता था और वैसे पाकिस्तान में हम इस चीज के आदी हो गए हैं कि आलमी दुनिया हमसे पूछे कि हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं। एंड वो सही है, हम शुक्रगुजार हैं उनके जो हमें मदद करते हैं। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद इदारा था जो दूसरे ममालिक मुझसे पूछते थे कि आप हमें कैसे मदद कर सकते हैं। हम भी अपने मुल्क में गरीबों का खिदमत करना चाहते हैं, हमें बताइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे अपने मुल्क में लेकर आए। इजिप्ट से लेके ब्राजील तक किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में बहुत से ममालिक का ख्वाहिश ये है कि वो अपने मुल्क में भी एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करे। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं कि वो जब मुआशी हालात मुश्किल होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने अमीर दोस्तों का सब्सिडी कैसे खत्म करूं। वो ये नहीं सोचते कि हम जो कारोबारी तबका है वो कितने टैक्स दे रहे हैं। वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये इस इदारा के जरिए ये इस्लामाबाद का एक ही इदारा है जो हर गरीब का घर तक पहुंचता है। इस्लामाबाद की तरफ से बलोचिस्तान से लेके फाटा तक, फाटा से लेके मेरे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक वो गरीब औरतों के लिए ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनके साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे, हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चाहे वो मुआशी तौर पे तो मुआशी अंदाज में हम मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो हमारा मिलिट्री कैपेसिटी है, जो इस मुल्क का मिलिट्री माइट है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार आप सबके सामने है। आज भी अगर मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास, और ये जो एटॉमिक कुव्वत है इसकी वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ माली आंख से नहीं देख सकते, और ये एटम बॉम्ब का तोहफा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो करी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, तो उसका दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की तोहफा की वजह से। एटॉमिक बॉम्ब की बात, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दे दिया, मगर उस हथियार को, उस एटॉमिक बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचना है, दुश्मन मुल्क तक पहुंचना है, तो मिसाइल ऐसा होना चाहिए कि वो, सब खैर तो है, सही है, कोई बीमार तो नहीं हुआ, तो उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद अगर एटम बॉम्ब कहीं बेचना है, अगर एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करना है, तो बॉम्ब के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। आज पाकिस्तान का दिफा, एक आपका एटम बॉम्ब तो दूसरा अपना मिसाइल प्रोग्राम। एक एटम बॉम्ब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब के जरिए हमारा दिफा किया है, तो बेटी ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान का आज भी करी खुदा बख्श से दिफा हो रहा है। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल प्रोग्राम के बाद, एक ऐसा दौर पाकिस्तान में गुजरा, मुशर्रफ दौर में, जहां पाकिस्तान में दूसरों ममालिक के बेसिस बने थे। जैसे आजकल मिडिल ईस्ट में दूसरों ममालिक के बेसिस है, वैसे आपका पाकिस्तान में भी एक जमाने में एक आमिर ने उस दूसरा मुल्क को पाकिस्तान के सरजमीन पे इजाजत दिया कि बेस बनाए, अपने हवाई जहाज़ें चलाए और पाकिस्तान के सरजमीन पे से मुसलमानों के ममालिक पे बमबारी करे। याद है आपको कौन था वो सदरे पाकिस्तान जिसमें हिम्मत था, जिसमें बहादुरी था, जो एक सलाला इंसिडेंट के बाद लात मार के तमाम बेसिस को पाकिस्तान में बंद किया, हमारे मेहमानों को खुदाफिज कह दिया।
हाल ही में जब मैं ये जंग चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक पे बम धमाके हो रहे थे, तो मैंने समझा कि आज के बाद मैं अपना तकरीर में इजाफा करूंगा। मैं कायदे अवाम का एटॉमिक बम का जिक्र करूंगा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ सलाम पेश करूंगा उस सदर पाकिस्तान को, उस आसिफ अली जरदारी को, जिसने ये बेसिस बंद किए और पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ी नुकसान से बचा रखा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत हो, दफाई सतह पे मजबूत हो, मुआशी तौर पे मजबूत हो, और हम समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात इस मुल्क में मौजूद है तो ये तमाम काम करवा सकते हैं, और वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये तीर है। हमारा और आपका रिश्ता इस 3 नस्लों का रिश्ता में, आप जरा सोचें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके ये जो 3 नस्लों का जदोजहद है, हमने हासिल क्या किया है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ आपने थाम लिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम खत्म किया, सरदारी निजाम खत्म किया, सब्सिडी का तोहफा दिलवाया। ये मेरे जियालों का कारनामा है। याद आपने कायदे अवाम इसी बल्तिस्तान डिवीजन में, इसी गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गांचे के सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बम बनाएंगे। ये 3 नस्लों का जिद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के अवाम का जिद्दोजहद है। आपने मतलब गांचे के अवाम ने पाकिस्तान को यह एटम बम का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम को अपनी मुश्किलात के मसाइल के बारे में बताया कि जो हमें यहाँ गंदम मिलता है, जो हमें यहाँ पेट्रोल मिलता है, जो हमें डीजल मिलता है, उसका आप अगर कंपेयर करें कि कराची में और इधर का प्राइस क्या है, तो जमीन आसमान का फर्क है। और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये तय किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सब्सिडी के जरिए आज तक ये हकीकत है कि जिस प्राइस को आपको नीचे पाकिस्तान में आपको पेट्रोल मिलता है, उसी प्राइस पे आपको इधर मिलेगा, उसी सब्सिडी के नतीजे में। और हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कामयाबी है। ये हमारा 3 नस्लों का साथ का जिस जिद्दोजहद आपने किया, हमने ये चीजें हासिल की। आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में हमने पीपल्स पार्टी से पहले गिलगित बल्तिस्तान के पास नाम तो था लेकिन नाम लिया नहीं जाता था, पहचान नहीं था। कहते थे नॉर्दर्न एरियाज। मतलब नॉर्दर्न एरियाज क्या होता है? गिलगित बल्तिस्तान का नाम आपने और सदर जरदारी ने मिलके इस इलाके को, इस सरजमीन को,
ये तो हमारा 3 नस्लों की संग। अब मेरे और आपने मिलकर जिद्दोजहद करना है। मैंने और आपके जिद्दोजहद करना है। बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के नया नस्ल के साथ मैंने जिद्दोजहद करना है। और जो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नामुकम्मल मिशन है, मैंने और आके मिलके उनको मुकम्मल करना है। और मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के जियालों के लिए, जहाँ कायदे अवाम ने हमें रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, सही मानों में अगर हमने उस रोटी, कपड़ा और मकान का जो दावा है, जो नारा है, जो मंशूर है गिलगित बल्तिस्तान में, उस पर अमल दरामद करना है, तो हमें 3 असूलों पे काम करना पड़ेगा। कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हक हकमियत दिलवाना पड़ेगा, हक मलकियत दिलवाने पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनके हक रोजगार दिलवाना। तो ये मेरा और आपका पीपल्स पार्टी का नया नस्ल का जिद्दोजहद आपको हक हकमियत दिलवाने का होगा। और हम समझते हैं कि वो तब होगा जब हम गिलगित बल्तिस्तान को तमाम 18वीं तरमीम के जो प्रोटेक्शंस है, जो सहूलतें हैं, जो ताकत है, जो आपको अपने वसाइल के मालिक बनाएगा, आपके अपने किस्मत का मालिक बनाएगा, वो तब होगा जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है, सूबा बलोचिस्तान के पास है, सूबा पख्तूनख्वा के पास है। जब वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के पास वो इख्तियार होगा, वो ताकत होगा, वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर हमारा नया नस्ल समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं। जहां उस हक हकमियत को मुझे नोट दिया गया कि गांची ने जिला खरमंग में एटम बॉम्ब का अनाउंसमेंट हुआ था। मुझसे गलती हो। ये तो मुकाबला करते आ रहे हैं ना कि कहा, मतलब इतना तो सेम है। चले, बल्तिस्तान से तो हुआ ना, बल्तिस्तान की सरजमीन से हुआ। तो मैं ये कहने मैं फिर ये तो कह सकता हूं जहां मैं जाता हूं कि ये एटम बॉम्ब का तोहफा जो पाकिस्तान को दिया गया वो बल्तिस्तान के सरजमीन से ऐलान हुआ, तो बल्तिस्तान का तोहफा। हक हाकमियत के बाद हमें हक मलकियत चाहिए। आपको जो ये तमाम सरजमीन है, पहाड़ों से लेके नीचे दरिया तक, जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वसाइल है। और जब तक ये इस्लामाबाद मानेगा नहीं, जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं, तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। इनको ये पहला मानना पड़ेगा कि ये जमीन आपका, ये वसाइल आपके, ये मादनियात आपके, ये असासे आपके। और हाँ, हम चाहते हैं कि कारोबार हो क्यों ना हो, हम चाहते हो कि मुआशी तरक्की हो क्यों ना हो, मगर सबसे पहला हक बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास, पहला हक बल्तिस्तान के, फिर बाद में बिल्कुल दूसरे के हक। सबसे पहला हक आपका। आप तरक्की करेंगे, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, तो वो सामान तो इस्लामाबाद से होते हुए कराची पोर्ट तक जाएगा ना। वो आपका कराची का नाम भी उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना, आपके ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसका मुआशी फायदा होगा, आपकी मईशत को फायदा होगा। आप पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये हक मलकियत दिलवा के दिखाए,
आप पे हक मलकियत दिलवा दे। मैं आपसे दावा से कह सकता हूं, जो तरक्की इन पहाड़ों और आपके वसाइल से इस्लामाबाद का और बाकी वफाक का होगा, ये हमारा थरपारकर का तो भूल जाएंगे। थरपारकर में, सिंध का रेगिस्तान में, उनकी जमीन के नीचे कोयला है, और ये कोल, इतना कोल है उनके पास जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। मगर इसलिए कि उन्होंने हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहा, वो काम जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 90 के दहाई में कर रही थी, वो अब जाके हमने 2015 से लेके शुरू कर दिया। और वो कैसे किया? ये पहले मानना पड़ा कि मुकामी लोगों का हक। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ एक ऐसा अथॉरिटी बना जिसमें वफाकी वजीर भी थे, जो हमारा कोल का, थर्ड कोल का इदारा बना, वफाकी वजीर भी मौजूद थे, मगर उसका सरबराह वजीर आला करता था, वफाकी वजीर नहीं करते थे। तो ये एक आईनी, कानूनी, सियासी पैगाम था कि ये वसाइल सिंध के, मगर पूरा पाकिस्तान को फायदा हो। हमने मुकामी थर के अवाम को 80% नौकरियां थर कोल में मुकामी लोगों को दिया। उसके बाद जो 10% है वो बाकी सूबा से, उसके बाद जो 10% है वो बाकी पाकिस्तान में, और कुछ बाकी दुनिया से। तो मुकामी लोगों का ओनरशिप हुआ, इस मंसूबा का ओनरशिप हुआ इस हद तक कि जो उन गांव के जहां से ये कोयला निकला और उनको ये लोकेशन चेंज करना पड़ा, उनके लिए हमने मुफ्त बिजली का बंदोबस्त किया। और जो तमाम इलाका है वहाँ का, जो इस थर कोल मंसूबा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमने हिस्सा दिया हमारा सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में। बोले हमने उनको ऑफर किया कि हम हिस्सा देंगे, उन्होंने कहा, उनको यकीन नहीं था, इसलिए 90 की दहाई से सुनते आ रहे थे कि ये हमारे पैरों के नीचे ये कोला है और उस कोला से तरक्की होगा। तो आप यकीन करें वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा आप पैसा दे दे, आप हमें वो शेयर्स नहीं देते इस कंपनी, शेयर देते वो और अमीर हो जाते। उन्होंने पैसा ले लिया। आप याद रखें, जब वो आते हैं आपने अपना शेयर लेना है। इसी तरीके सोच तो ये था कि थर कोल ने तरक्की करना है, उसका फायदा सूबा सिंध को तो होगा ही होगा, पूरा पाकिस्तान को होगा। जहां बिजली पहुंच रहा है, पूरा पंजाब को भी बिजली पहुंचाया गया, वहां को भी फायदा हुआ। लेकिन सबसे पहले वो मुकामी लोगों को फायदा हुआ। और यही वजह है कि सीपैक का सबसे जो तमाम मंसूबे आप कंपेयर करें, जो सबसे कामयाब मंसूबा है वो थर कोल का मंसूबा है, जिसकी वजह से पूरा थर पारकर का रेगिस्तान तब्दील हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होगा। तो इसी तरीके से जब आपका हक माना जाएगा, आपको अपना ओनरशिप दिया जाएगा, आपका अपना राइट दिया जाएगा, आपका अपना मुआशी तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की का हम बंदोबस्त कर लेंगे। और आखिरी जो हमारा 3 पॉइंट्स में से हक़ रोज़गार के बारे में आपको मालूम है कि कुछ सियासी जमातों का ये कोशिश होता है कि जब भी वो हुकूमत में आए उनका रिकॉर्ड कुछ और होता है, आप कुछ एक दूसरा रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये कोशिश होता है, यकीन माने, कि हम कितना ज़्यादा नौकरियां दिलवा सकते हैं। हमारा कोशिश ये होता है कि कितना ज़्यादा नौकरियां के मौके फराहम कर सकते हैं। और यकीन माने ये बाकी जमातों को, मुझे लगता है कि इनका तो कोशिश ये है कि हम कितने लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, नौजवानों के लिए रोजगार दिलवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का हो। जब पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान के बाहर का भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन रोजगार दिलवाना आपका मेहनत और हुकूमत का कोशिश से ही होगा। ये खुद ब खुद
जो वो समझते हैं कि वो अमीर लोगों को मज़ीद अमीर बनाएंगे, वो अमीर लोगों के पास मज़ीद पैसा होगा तो वो शायद मज़ीद लोगों को नौकरियां देंगे। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। आप अमीरों को अमीर करने के बजाय हमारे गरीब के नौजवानों को नौकरी दिलवा के, मुआशी तरक्की दिलवा के, उनको अमीर बना के मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हम पाकिस्तान की मईशत को आलमी सतह का मईशत, आलमी ताकत ना सिर्फ दफाई सतह से मगर मुआशी अंदाज में भी बनाएंगे। तो हमारा अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत और इनका अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन सियासत। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 7 जून पे ये फैसला करना है, अपना वोट के ताकत इस्तेमाल करके ये फैसला करना है कि क्या आपने अवाम दोस्त हुकूमत बनाना है या अवाम दुश्मन हुकूमत बनाना है। आपने गरीब दोस्त हुकूमत बनाना है या गरीब दुश्मन हुकूमत बनाना है। अगर आपने अमीर दोस्त हुकूमत बनाना है, गरीब दोस्त हुकूमत बनाना है, तो ये हमारा 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम गरीब दोस्त हुकूमत बनाते हैं, हम अवाम दोस्त हुकूमत बनाते हैं। तो जाए उस तीर पे मोहर लगाए और आप अपना हुकूमत बनाए। आप खास तौर पे मैं चाह रहा हूं जैसे मैं जानता हूं कि सूबा सिंध में हम सैलाब से बहुत मुतासिर होते हैं, वैसे ही मैं जानता हूं कि आपके यहां बारिशों में, सैलाब में बहुत नुकसान होता है। वैसे सारे सूबे में होता है, लेकिन तकरीबन जहां से ये दरिया गुजरता है तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारे लिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ा इम्तिहान था वो जब मैं वज़ीर ख़ारिजा था और एक तारीखी सैलाब आया जिसमें सिंध का 2 दहाई सरजमीन सिंध का पानी का नीचे था। आप हेलीकॉप्टर घूमते थे तो ऐसे लग रहा था कि समंदर लरकानों तक पहुंच चुका था। और मैं जहां हम अवाम में जब जाते थे तो हमें एक ही मुतालबा सुनना पड़ता था कि हमारा घर आप बना के दें। गरीबों के घर तबाह हो गया, कच्चे घर थे, जिंदगी में तो पूरा उनका कमाई, उनका पूरा जिंदगी उस घर में बह गया। तो अब पाकिस्तान का पहला हुकूमत है, सैलाब तो पाकिस्तान बनने से पहले हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन पहला हुकूमत है जिसने ये तय किया कि ये सड़कें बनाने से पहले, बाकी नुकसान को एड्रेस करने से पहले मैंने इन लोगों को घर बना के देना है। और मैंने ये करके दिखाया। ये आपको जियो शियो नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि जो दुनिया का मैं किसी और सूबा से मुकाबला ही नहीं करता हूं, मैं आलमी सतह पे मुकाबला करता हूं। और जो मैंने सिंध में पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया, जिसके जरिए मैं 20 लाख घर बना रहा हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। पहले ये रिकॉर्ड नेपाल के पास था, उनका कोई जिलजिला हुआ था, उन्होंने अपने लोगों के लिए घर बनाए। उसके बाद आपका सूबा सिंध के पास ये रिकॉर्ड है। उसके बाद सूबा सिंध के पास अब ये रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा ये जो 20 लाख घर हम बना रहे हैं। और मैं सिर्फ 20 लाख घर नहीं बना रहा हूं, ऐसे मजबूत घर, पक्का घर बना रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगली बार जब सैलाब आए तो ये घर को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये घर बनाने के लिए
ये 20 लाख खानदानों को इनके घर के खवातीन के नाम पे हम बैंक अकाउंट्स खोले हैं। उन बैंक अकाउंट्स में इनको किस्तें जाते हैं जिससे ये घर बनते हैं। ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने का मंसूबा है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नेशनलाइजेशन, नॉट नेशनलाइजेशन, जो किसानों को ज़मीनों का मालिक बनाया, उस मंसूबा के बाद लैंड रिफॉर्म, उस कायदे अवाम के लैंड रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो लैंड ट्रांसफ़र हुआ है वो सूबा सिंध का इस सैलाब मुतासरीन के लिए जो घर बना रहे हैं इस मंसूबा में, जहाँ ना सिर्फ 20 लाख घर बन रहे हैं मगर वो मालिकाना हकूक, वो सनतें, दो उन घर के औरतों के नाम, हम वो ना सिर्फ वो घर उनका नाम कर रहे हैं मगर ज़मीन भी उनका नाम कर रहे हैं। तो ये कांचे के अवाम जो सैलाब से मुतासिर है, या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जहाँ जहाँ चाहे वो बारिश हो, सैलाब से, एक कुदरती आफत से घर का नुकसान हुआ है, इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को तीर पे मोहर लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला जैसे सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव है जिसके जरिए 20 लाख घर बन रहे हैं, जिसके जरिए हम 20 लाख खानदानों के घर के खवातीन को जमीन का मालिक बना रहे हैं, जिसके जरिए हमने 1 मिलियन जॉब्स पैदा किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हाथों से गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव गांची से पहले और फिर पूरा गिलगित बल्तिस्तान के सलाम मुतासरीन के पास पहुंच, इसलिए कि हम गरीब दोस्त हैं, अवाम दोस्त हैं। हम जानते हैं कि मुआशी मुश्किलात में हमें अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है, तो हम कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आते हैं, कभी पीपल्स हाउसिंग लेकर आते हैं, और हम ऐसे इदारे कायम करते हैं जैसे जिस अंदाज में हमने सेहत पे जोर दिया सूबा सिंध में कि हमने आलमी सतह का मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से नौजवान आते हैं, मेहनत करते हैं। कराची में हम बहुत खुश होते हैं जब भी मैं कराची में होता हूँ, और वहाँ ख़ास तौर पे जब मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में PSF में या किसी इदारे में अपने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को देखता हूँ। आप उनसे पूछे कि कराची का NICVD जहाँ दिल का इलाज होता है, आप उनसे पूछे कि कराची का NICH जहाँ बच्चों का इलाज होता है, आप इनसे पूछे कि अदीब रिजवी के साथ मिलके जो सिंध हुकूमत ने पूरा सिंध में SIUT का जाल बचाया है, आप इनसे पूछे कि कराची के डाउ यूनिवर्सिटी से लेके खैरपुर के तहसील गंबर में जो जिम्स हॉस्पिटल है, आप उनसे पूछें कि इन तमाम हॉस्पिटल्स में आलमी सतह का इलाज मिलता है, मुफ्त दिल का इलाज, मुफ्त किडनी का इलाज, मुफ्त लिवर का इलाज, मुफ्त कैंसर का इलाज, तमाम आलमी सतह का महंगा तरीन इलाज और 100% मुफ्त। और अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं या गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये नहीं पूछते। इसलिए मैं समझता हूँ बाकी जमातों क्या करते हैं, बाकी जमातों अपने हुकूमत के हॉस्पिटल्स को भी प्राइवेटाइज करते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त ना सिर्फ अपने हॉस्पिटल से कमाएं, वो हुकूमत के हॉस्पिटल से भी कमाना शुरू कर दें। कमाने में कोई मसला नहीं है, कारोबार करें, प्रॉफिट के लिए आप हॉस्पिटल्स बनाएं, मगर हुकूमत का जिम्मेदारी होता है कि वो भी साथ मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल्स बनाएं। इससे 2 चीजें होते हैं। एक ये कि मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार हो, वो इलाज मौजूद हो, मगर वसाइल ना होने की वजह से वो खुदा ना खास्ता फौत हो जाए। तो एक ये भी ज़रूरी है कि हमने आम आदमी तक मुफ्त इलाज, और मैं समझता हूँ इसलिए हम गरीब दोस्त और अवाम दोस्त जमात हैं
कि एक सबसे महंगा खर्चा हो सकता है किसी खानदान के लिए, वो तब होता है जब वो उस इम्तिहान से गुजरते हैं कि उनका कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है और पूरा खानदान पे एक मुआशी बोझ ऐसा आ जाता है कि उनका कमर टूट जाता है। तो इसलिए मैंने पूरा सिंध में ये मुफ्त इलाज का जाल बिछाया है, ताकि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखे, पंजाब से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखे, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे, वो आए, खैरपुर में आए। हमारा छोटा सा तहसील गंबट है, वहाँ आलमी सतह का मुफ्त इलाज। पहले इंडिया जाना पड़ता था लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अब इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं, खैरपुर आके। और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को, इंशाअल्लाह ताला 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तारीखी तादाद में बाहर निकल के तीर पे थप्पा लगाएंगे, तीर पे मोहर लगाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, ताकि मैं आपको हक में दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक मालकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक रोजगार दिलवा सकूं, ताकि मैं बल्तिस्तान में स्कर्दू से लेके गांजे तक मैं मुफ्त इलाज का जाल बचा सकूं, ताकि मैं गिलगित की तरफ भी मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बना सकूं। ये आप मेरी तरफ देख रही है, हमारा खातून जो रहनुमा है, उनकी भी एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है, मैं भूलूंगा नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं आपका चार्टर ऑफ डिमांड्स पे आऊँगा, ताकि मैं आपको मुफ्त इलाज के इदारे बना सकूं, ताकि मैं आपके लिए गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू कर सकूं, ताकि मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, जैसे हमने थर के अवाम का तरक्की थरकोट के जरिए किया, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम आपका मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। अगर हम थर से बिजली पैदा कर सकते हैं तो यकीन माने गिलगित बल्तिस्तान के पास इतना वसाइल है, इतना नेचुरल रिसोर्सेज है कि ना सिर्फ आप गिलगित बल्तिस्तान के जो बिजली का बहरान है उसको दूर कर सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान से बिजली पहुंचा के आपको मुआशी तौर पे। कोई मुझे बता रहा था कि कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट इन प्रोफेसर साहिबान को कौन समझाएंगे कि यार 1970s में डॉक्टर मुबशर हसन ने कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पे एक स्टडी किया था कि गिलगित बल्तिस्तान से बिजली कितना पैदा किया जा सकता है, और उनका 1970s का स्टडी के मुताबिक आप 50,000 मेगावाट पैदा कर सकते थे। 1970s में 50,000 मेगावाट, और कोई प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मेरा बाएं हाथ की काम है, इंशाअल्लाह ताला हम आपका ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ये 50,000 का, एक 1970s का स्टडी के मुताबिक ये 50,000 मेगावाट का अगर हमने पोटेंशियल अनलॉक करना है तो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकेगा। कोई प्रोफेसर साहब अपना चाम ऐसे चश्मे लगा के ये नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपना बिजली पैदा करेगा, फिर हम इस्लामाबाद को बेचेंगे, फिर हम इस्लामाबाद को बिजली बेचेंगे। प्रोफेसर साहब फिक्र ना करें, हम कम कीमत पे आपको बेचेंगे। ये आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम
अब अपने फैसले खुद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी किस्मत खुद तय करेंगे और ये इस मकसद के लिए 7 जून को अब तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो जो तमाम वादे जो कायदे अवाम के थे, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के थे, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो तमाम वादे पूरे करेंगे। अब मुझे ये नहीं मानो, किसी एक सीट का जिक्र नहीं कर रहा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान का पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ता है कि टिकट किसको देना है। और हमने हमेशा ये फर्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बोर्ड बैठ के ये फैसले करते हैं और आखिर में हमारा इज्तिमाई फैसला होता है। मुझे नहीं पता कि किसी एक इलाका में कि मैंने सही फैसला किया, गलत फैसला किया, लेकिन फैसला अब हो चुका है। फैसला हो चुका है। 7 तारीख को इम्तिहान है और 7 तारीख को इस सूबे के अवाम ने ये सोचना है, इस सूबे के अवाम ने सोचना है कि क्या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है या आपस में बिखरे, आपस में लड़ के किसी और को फायदा पहुंचाना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के उम्मीदवारों को पूरा बल्तिस्तान डिवीजन, पूरा गिलगित डिवीजन से, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के उम्मीदवारों को जितवाएंगे, मुझे गिलगित की असेंबली में वो भारी अक्सरियत दिलवाएंगे, तो फिर मैं सही मानों में आपके लिए काम कर सकूंगा, आपके लिए आपके मसाइल का हल निकाल सकूंगा। हम आज मैं स्कर्दू में खड़ा हूं और बल्तिस्तान के अवाम के साथ और ख़ास तौर पे स्कर्दू के अवाम के साथ जो मेरा ख़ानदान का, मेरा जमात का रिश्ता है, वो आपके सामने है। हम स्कर्दू के अवाम से इतना प्यार करते हैं कि पहले मुझे मौका मिला तो स्कर्दू को वज़ीर आला का कुर्सी, दूसरी दफ़ा मौका मिला तो स्कर्दू को हमने गवर्नर का कुर्सी। एहतराम है, इज़्ज़त है हमारा साबिक वज़ीर आला और मौजूदा गवर्नर मेहदी शाह साहब के लिए, मगर ये मेहदी शाह साहब के लिए सिर्फ इज़्ज़त नहीं था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर जरदारी और मैं स्कर्दू के अवाम को इज्जत दे रहा था। और मैं इतना खुश हो रहा हूं कि इस इलेक्शन में मेरा भाई तौकीर लड़ रहा है। नया नस्ल मौजूद मैदान में आ गया है और उम्मीद है कि उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मेहदी शाह साहब ने पहले कायदे अवाम के साथ मिलकर काम किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर काम किया, सदर जरदारी के साथ मिलकर काम किया, मेरे साथ मिलकर काम किया, वैसे ही आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से, जब आप मेरा तौकीर भाई को 7 जून को जितवाएंगे तो ये हमारा सफर का आगाज होगा और हम मिलके आपके वैसी खिदमत करेंगे जैसे हमारे बड़ों की ने की। और कोशिश ये होगा कि जो भी उनके नामुकम्मल मिशन है कि हम मिलके मुकम्मल कर देंगे। फिर मेरा स्कर्दू 2 में मोहम्मद अली शाह साहब है और मैं
मैं पिछले इलेक्शन में आपके पास आया था, इस इलेक्शन में मैं वापस आया हूं और स्कर्दू 2 के अवाम से अब ये दरख्वास्त है कि इस दफा मेरा स्कर्दू 2 का सीट नहीं रहना चाहिए। इस दफा आपको तीर पे थप्पा लगा के मोहम्मद अली शाह साहब को मेंबर बनाना है। स्कर्दू 3 का फिदा मोहम्मद साहब क्या फिदा मोहम्मद नशद साहब। स्कर्दू 3 वालों, मुझे आपने इन तीनों को जितवाना है। क्या ये मुमकिन है? आप स्कर्दू के 3 सीटें मुझे दिलवाएंगे? अगर ये 3 सीटें मुझे दिए जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आसिफा मिलके स्कर्दू के अवाम के किस्मत तब्दील कर देंगे। और रोंदू में स्कर्दू 4 में राजा नासिर अली खान साहब इस दफा हमारा उम्मीदवार है। पिछली दफा मुझे यह मौका मिला कि मैं खुद रोंदू में जलसा से खिताब करूं। इस दफा मैं खुद नहीं पहुंच सका, मगर फिर भी मैं वहां के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस दफा आपने हमारा नया उम्मीदवार राजा नासिर अली खान साहब को मुंतखब करवाना है। और खरमांग का इकबाल हसन साहब, अब खरमांग वालों, ये तो अब इसके बाद तो ये तो बड़ा नाइंसाफी होगा। अगर मेरा इकबाल हुसैन साहब रह गया ना तो बड़ा नाइंसाफी होगा। मुझे इनका नुमाइंदगी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इकबाल हसन साहब मेरा मेंबर बने, तीर का मेंबर, पीपल्स पार्टी का मेंबर बने, ताकि हम आपके इलाके के मसाइल हल कर सकते हैं। शिगर मैं कल भी गया था, पिछली दफा भी गया था, इमरान नदीम साहब को निकलना पड़ा, मगर लास्ट टाइम इमरान नदीम साहब को नहीं जीतना दिया गया। इस दफा मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं शिगर के अवाम से कि मुझे ये सीट चाहिए हर कीमत पे। और गांचेवन का डॉक्टर आशिक हुसैन ना अब डॉक्टर साहब को गांचे के अवाम ने जितवाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाना है, तीर का उम्मीदवार को जितवाना है, मेरा उम्मीदवार आसफा बीबी के उम्मीदवार को जितवाना है। फिर गांचे 2 का मेरा आमना अंसारी साहिबा है, जिन्होंने आज अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें सेहत से लेके दूसरे मंसूबे का जिक्र है, मैं गांचे 2 का आवाम से, GBA 23 का आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने
आमना अंसारी साहिबा को जितवाना है, मेंबर बनाना है, ताकि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल कर सकता हूं और आमना साहिबा की या आपके अपने हल्के के चार्टर और डिमांड्स पे अमल दरामद कर सकूं। और आखिर मेरा गांशे